तो भारत को 3-2 की हार मिली इस T20 इंटरनेशनल सीरीज में वेस्ट इंडीज के खिलाफ। और हार के बावजूद कहते हैं ना, या तो आप जीतते हैं या फिर सीखते हैं। काफी सारे टेक अवेज हैं और वो क्या टेक अवेज हैं उस पर चर्चा करते हैं आकाश चोपड़ा, अभिषेक नायर और आरपी सिंह के साथ। सबसे पहले हार्दिक की कप्तानी से शुरुआत करते हैं, क्योंकि काफी चैटर हुआ एक्स पे भी, सोशल मीडिया पे, कि किस तरह की कप्तानी हुई है। यूनिक एक शब्द था जो यूज किया गया। आपने कैसे असेस किया हार्दिक की कैप्टनसी को? क्या थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस नजर आया खासतौर से उस आखिरी T20 इंटरनेशनल में? आई डोंट नो कि ओवर कॉन्फिडेंस है या क्या है, पर समझ तो नहीं पाया हूं मैं कि करना क्या चाह रहे हैं। वैसे कप्तानी के आगे मैं लिखता हूँ WIP, वर्क इन प्रोग्रेस। और थोड़ा रेडिकल डिफरेंस नजर आता है अगर आप इनकी टाटा IPL में कप्तानी देखते हैं, जहां ये 2 साल के बड़े सफल कप्तान है, 1 साल ट्रॉफी, दूसरे साल फाइनल्स, तो लगता है कि एवरीथिंग इज इन ऑर्डर। बट जब आप इनको टाटा IPL में करते देखते हैं तो प्रिडिक्टेबल कप्तान है। वो पैटर्न के बारे में आपको अंडरस्टैंडिंग होती है कि यहाँ पे शामी करेंगे नई गेंद के साथ, अंडर लाइट्स अगर अहमदाबाद में तो हार्दिक पांड्या की बॉल स्विंग होगी, नूर कहाँ डालेंगे, कहाँ पे डालेंगे राशिद खान, इट्स ऑलमोस्ट रिटन इन स्टोन 10 में से 9 बार। यहाँ पर हर मैच में कुछ अलग था। कभी तो अक्षर थे, कभी नहीं थे, कभी मुकेश कुमार नहीं थे, फिर कभी यूजी चहल है आपके सर्कल में, कभी कोई और कर रहा है, कभी हार्दिक खुद डालते हैं, कभी नहीं डालते हैं। आई मीन जहाँ तक गेंदबाजी का सवाल है, जिस तरीके से अपने बॉलर्स को उन्होंने रोटेट किया, सही सवाल पूछा था एक्चुअली रौनक ने वहाँ पर कि कैसे आप डिसाइड करते हैं। उन्होंने कहा मैं गट के हिसाब से डिसाइड करता हूँ। अब वो जो गट और फीलिंग इज लाइक, कभी आप परफ्यूम की शॉप पे जाओ ना, तो वो परफ्यूम सूंघना आप शुरू करते हो, तो उसके बाद फिर आपको कॉफी बीन्स देते हैं, तो फिर आपको जब पूछो ना कि कौन सा वाला आपने पसंद किया और क्यों पसंद किया, कहता है मुझे फील आई थी। अब वो फील को कैसे एक्सप्लेन करोगे? तो फील, योर फील, माय फील, हिज फील, एवरीवन्स फील इज डिफरेंट। तो फील कैन नॉट बी एक्सप्लेन, जस्ट लाइक पिकिंग अ परफ्यूम। तो अभी वो कॉफी बीन्स सूंघने का समय है, उससे थोड़ी सी जाग भी आ जाती है और एहसास भी होता है गलतियां कहाँ पे हुई थी। पर पर्सनली आई हैव नॉट अंडरस्टूड कि क्या मतलब फिलॉसफी क्या है, पैटर्न क्या है, क्योंकि देयर इज नो पैटर्न। जब हम कैप्टनसी से परफ्यूमरी की तरफ चल गए तो जो थोड़ी सी सुगंध की बात करते हैं, जो अच्छे पॉजिटिव्स रहे हैं, उसमें क्या यशस्वी जायसवाल एक सबसे बड़े पॉजिटिव के रूप में उभर के आए एज एन ओपनर, एक लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन प्रोवाइड करते हैं। और क्या ईशान से ऊपर आप उन्हें पाते हैं एज अ वाइट बॉल ओपनर, खासतौर से T20 के फॉर्मेट में? देखिए, इस फॉर्मेट में अब तक जो भी हमने सैंपल्स ईशान का देखा, उनके नंबर्स इतने अच्छे नहीं है एज एन ओपनर। यशस्वी जायसवाल, ईशान किशन, मैं मानता हूँ सिमिलर प्लेयर्स है। सिर्फ डिफरेंस ये है कि ईशान किशन आपको एक विकेट कीपर का एक ऑप्शन देते हैं, यशस्वी जायसवाल आपके लिए एक प्योर बैट्समैन है। गेंदबाजी जरूर की थी, लेकिन उनको देखता हूँ मैं एज अ प्योर बैट्समैन। अग्रेसिव क्रिकेटर है, फ्यूचर है, लेकिन आगे जाके वेदर उसको ही खिलाएंगे या फिर से ईशान किशन को लाएंगे, आई एम नॉट श्योर। लेकिन मेरे हिसाब से अगर शुभमन गिल ओपन कर रहे हैं तो उनके साथ यशस्वी जायसवाल जैसे ओपनर की जरूरत है, आवश्यकता है, जो ऐसे खेलेंगे जहां पे इन पे प्रेशर कम रहे। क्योंकि आप अगर शुभमन गिल के साथ ऐसे खिलाड़ी को लोगे जो समय लेंगे, तो फिर आपको जो शुरुआत में पावर प्ले में कैपिटलाइज करना है वो शायद थोड़ा सा मुश्किल होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉजिटिव फॉर टीम इंडिया विच इज तिलक वर्मा। तिलक वर्मा ने जिस तरीके से इस T20 इंटरनेशनल सीरीज में बैटिंग की, अब हमने ODI सीरीज के टाइम पे कहा था नंबर 4 की एक प्रॉब्लम है, अगर श्रेयस अय्यर नहीं होते हैं, KL राहुल नहीं उपलब्ध हो पाते हैं, या अगर पूरे तरीके से फिट नहीं होते हैं, क्या तिलक वर्मा ODI वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा बन सकते हैं अपनी T20 परफॉर्मेंसेस के हिसाब से? सिर्फ देखने योग्य है कि आप क्या सोचते हैं उनके बारे में। जैसी बल्लेबाजी की उन्होंने जो दिखाया क्षमता है, क्षमता के साथ साथ गेम भी रीड कर रहे हैं और बड़े बड़े शॉट लगा रहे हैं। ऐसा नहीं कि उन्होंने कई बार दबाव महसूस किया। 2 तरफ का गेम है, फ्रंट फुट और बैक फुट का, इसलिए वो थोड़ा अलग दिखे सही तरीके से बल्लेबाजी की। मेरे हिसाब से अगर आप स्टेटमेंट में जाओ, स्टेटमेंट तो बहुत सारे देखते रहते हैं कप्तान हमारे, पर एक लेफ्टी बैटर बीच में होना चाहिए। उस लिहाज से तो तिलक वर्मा का स्थान बन सकता है कि परफॉर्मेंस बैट से है ही लेफ्टी बैटर। फिर दूसरा एक और स्टेटमेंट है कि ऊपर के 4 बैटर कोई बॉलिंग नहीं करता, तो ऑफ ब्रेक बॉलिंग भी करते हैं। आज निकोलस पूरन को आउट भी किया, तो सारे बॉक्सेस उन्होंने टिक कर दिए। फील्डिंग में अभिषेक ने बताया कि बहुत बढ़िया कैचेस पकड़े, हम सबने देखा भी, तो वो बॉक्स भी टिक कर दिया। तो एक कंप्लीट प्लेयर के रूप में उभर के आए हैं तिलक वर्मा। IPL परफॉर्मेंस बैक टू बैक अच्छा करके आया और यहाँ अपने जब भी भारतीय टीम में खेलने का मौका, जितनी गेंदें खेलने का मौका लगा, वो विश्वास दिखाया कि मैं एक कंप्लीट बैटर हूँ और साथ में गेंदबाजी का ऑप्शन, अच्छी फील्डिंग, ले जाइए उनको नंबर 4 के लिए। अब कह रहे थे हमारे 5th T20 इंटरनेशनल की कवरेज में हमने ये चर्चा की थी कि कोई हमारे टॉप 5 के बैटर्स में कोई गेंदबाजी नहीं करता। तिलक ने कहा नहीं, मैं आपको करके दिखाऊंगा। गेंदबाजी से ही आगे बढ़ते हैं कुलदीप यादव की तरफ। कुलदीप यादव ODI में नंबर 1 रिस्ट स्पिनर हैं। अब ये तो बात कंफर्म हो गई इस ODI सीरीज में भी और उनके आंकड़ों को देखते हुए भी। क्या T20 इंटरनेशनल्स में वो कुलदीप यादव युजवेंद्र चहल से आगे चले गए आपके हिसाब से? देखिए, अभी तो बाजी मार गए हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। और बाजी इस वजह से भी मारी है क्योंकि यूजी चहल को जो रोल प्रदान किया गया, वो रोल उनका है नहीं। वो मतलब रोमांटिक हीरो हों और अगर उनको कहो चलो आप एक्शन मूवी करिए, तो हो सकता है उतना स्वाद ना आए, उतना मजा ना आए। तो वो एक है बात कि
तो सुई से काम कर रहे हो तलवार का कर दे। आई मीन देयर मैनी एग्जांपल्स। पर यूजी चहल, मेरे विचार में तो मुझे लगा ही नहीं कि यूजी चहल वही है जो एक्चुअली जिसको हम बार बार देखते हैं। क्योंकि जैसे ही वो पहला ओवर डालते हैं ना पावर प्ले के अंदर और उनको पड़ते हैं 15 रन, देखने को लगता है कि 15 ही तो रन है यार, क्या एक ओवर खराब हो गया वापसी हो जाएगी। पर द मोमेंट यू बोल द सेकंड ओवर, तो आपके जहन में एज अ बॉलर चल रहा होता है कि मुझे ना अपना एनालिसिस बराबर करना है। तो फिर वो जो आप पहले फ्लाइट डालते थे, अब आप वो फ्लैट डालते हो। वो 4 रन का ओवर डाल के आप निकलने की कोशिश करते हो, तो वहां 2 ओवर में 19 रन होते हैं, क्योंकि पहले की आपकी ऑलरेडी पिटाई हो चुकी है। और फिर जब तक तीसरा ओवर आता है, आई मीन यू आर स्टिल वंडरिंग, यू आर नॉट लुकिंग फॉर विकेट्स। और यूजी चहल को तो अभी हमने देखा था, अभी टाटा आईपीएल में कर रहे थे, वो 18वां 19वां ओवर में फ्लाइट डालते हैं और ये पूरी श्रृंखला निकल गई, हमने उनको फ्लाइट डालते हुए नहीं देखा है। तो मुझे लग रहा है यूजी चहल अभी ही इज फॉलिंग आउट ऑफ फेवर, विच इज नॉट अ ग्रेट थिंग। आई थिंक इससे बहुत बेहतर गेंदबाज हैं जितनी उन्होंने इस साल या कहें इस वाली श्रृंखला में अभी गेंदबाजी की। ओके, बॉलिंग में ही थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, मुकेश कुमार की तरफ चलते हैं। और मुकेश कुमार ने टेस्ट में, ओडीआई में, टी20 में, तीनों में डेब्यू कर दिया इसी दौरे पे। एक ही दौरे में तीनों बॉक्सेस उन्होंने टिक कर दिए। लेकिन क्या पूरी तरीके से वो बॉक्सेस टिक किए ओडीआई और टी20 फॉर्मेट में? क्या वाइट बॉल क्रिकेट में उनका भविष्य देखते हैं जिस तरीके से उनकी परफॉर्मेंस रही है? तो वो तो टीम मैनेजमेंट और कप्तान को सोचना होगा कि आप कैसे इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि अब मुझे तो समझ में आया कि किस तरह से इस्तेमाल करना चाहते हैं। जो मेरी अपनी समझ है कि तेज गेंदबाज है, नई गेंद से आपको कुछ ओवर देने चाहिए, उसके बाद डेथ में शायद एक समय के बाद भारतीय मैनेजमेंट और कप्तान ने मान लिया कि डेथ के गेंदबाज हैं, इसलिए हमेशा वो बाद में करते नजर आए। उनके कोटे भी ओवर नहीं हुए वहाँ, वो भी एक समस्या का कारण बना। कि बाकी मुकेश कुमार ने ऐसा बहुत, मैं कहूँगा, ग्रेट स्किल नहीं दिखाई, क्योंकि शायद इतना मौका भी नहीं है, पर यॉर्कर अच्छी मार रहा है डेथ में। जितने उनके काम दिए गए वो बाखूबी करते नजर आए वहाँ पर। उन्होंने कोशिश पूरी की यहाँ पर कि मुझे जो जो काम मिला उसको पूरा किया जाए। और कप्तान ने बोला भी ना कि आपको सिचुएशन अलग अलग दी जाएगी, तो शायद मुकेश कुमार के लिए सिचुएशन अलग अलग थी। आज तो 9 ओवर में गेंदबाजी करना है, उसके बाद शायद ओवर नहीं दिया गया उन्हें, एक ओवर गेंदबाजी की, 1 ओवर। हाँ, तो वो किसी भी गेंदबाज के लिए 1 ओवर, और आई एम श्योर पहले से क्लैरिटी होगी कि आज मुकेश कुमार आज तुम क्या करने जा रहे हो। वो बताते जरूर होंगे कि आज ऊपर करोगे गेंदबाजी, मिडिल में करोगे या डेथ ओवर में गेंदबाजी करोगे, क्योंकि इस पिक्चर में मुकेश कुमार का रोल डिफाइन तो नहीं हुआ कि वो एक्चुअल क्या है, गेंदबाजी के रूप में क्या लेके आ रहे हैं टेबल पे। ओके, रोल डेफिनेशन से ही संजू सैमसन की तरफ चलते हैं। काफी चर्चा हुई, क्या नंबर 5 के खिलाड़ी हैं, क्या टॉप ऑर्डर में जगह मिलनी चाहिए थी, क्या नंबर 6 पे खेलना चाहिए था, कंसिस्टेंट रन मिलना चाहिए था। जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंस रही है, ईशान किशन के बजाय उनको चांस दिए गए, 2-3 मौके मिले जिसमें 2 में उनकी बैटिंग नहीं आई, 3rd और 4th टी20 इंटरनेशनल में। क्या उन्होंने मौका खो दिया है? मौका खो दिया है, आई एम नॉट श्योर। मौका फिर से मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि वो संजू सैमसन है। और कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ कि अगर आप संजू के जगह पे हो तो आप एक ही सवाल पूछोगे कि क्या मैं 6 नंबर का बल्लेबाज हूँ, क्या मैंने 6 नंबर पे बल्लेबाजी की है, नहीं की है। मेरे ख्याल से उनके लिए नया रोल था, 3 पारी खेल है, प्रभावित नहीं किया है। दूसरी तरफ से जैसे आकाश मुझे देख रहे हैं, शायद ये भी सवाल हो सकता है कि मुझे रन करना है, मौका मिला। आरपी ने बात की थी, आपको मौका मिला, आपको परफॉर्मेंस करना है। आज उन्हें 5 नंबर पे बल्लेबाजी कराई थी, लेकिन मैं मानता हूं कि अगर आप ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल संजू सैमसन से कराना चाहते हो तो 3 नंबर पे उन्हें बल्लेबाजी कराइए, क्योंकि वही उनका नंबर है, उनको आदत है और वो वहां सक्सेसफुल है। वरना उनको ना कराइए, क्योंकि अगर आप 6 नंबर पे खिलाने वाले हो 5 नंबर पे, तो फिर रिंकू सिंह को खिलाइए। आप संजू सैमसन को नहीं खिलाओ, संजू सैमसन को 3 पे खिलाओ। टॉप 3 में अगर खिलाओगे यू विल गेट मोर आउट ऑफ हिम, क्योंकि वो ऐसे खिलाड़ी है जो शुरू पावर प्ले में शॉट खेलते हैं, उसके बाद स्पिनर्स को खेलते हैं। तो मैं मानता हूँ नॉट द राइट प्लेस, बट मौके मिलेंगे।